2017 में कुल 4 सीटिंग हुई, जिनमें 21 घंटे से अधिक सकारात्मक चर्चा वो हुई है। मानसून सत्र के पहले दिन पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी, पूर्व विधायक श्री इंदर सिंह जी नैन व हरिराम वाल्मीकि जी, स्वतंत्रता सेनानी श्री मंगल सिंह जी, हरियाणा के शहीदों, पहलगाम, जम्मू और कश्मीर में आतंकी हमले तथा अहमदाबाद विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों व सदन के सदस्यों के दिवंगत रिश्तेदारों को श्रद्धांजलि दी गई। मित्रों, इस मानसून सत्र में 9वें पातशाह जिन्हें हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष पर भी प्रस्ताव पारित किया गया। मानसून सत्र में हमारे विधायकों द्वारा दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को विषय वस्तु के आधार पर क्लब करके 5 प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई है। सदन के पटल पर रखे गए 6 विधेयकों पर भी चर्चा की गई है और उनको सर्वसम्मति से पास किया गया है। मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस सत्र में सब सदस्यों को खुलकर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया है। मैं सभी विधायकों का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने सार्थक चर्चा की। उनके द्वारा किए गए विचार मंथन और निर्णय अत्यधिक रचनात्मक व उपयोगी रहे। मैं इस सत्र में और इस सत्र को सफल करने में परिश्रम करने वाले सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और मीडिया कर्मियों का भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इस सत्र को सफल करने में उनका सभी का अपने अपने स्थान पर बड़ा योगदान रहा है। सभी मैं पत्रकार साथियों को, क्योंकि हमारे जो विपक्षी दल हैं लगातार इस प्रकार के मुद्दे लेकर के, जो मुद्दों का कोई आधार नहीं है, चाहे वोट चोरी को लेकर के कांग्रेस का रोष मार्च हो या सदन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तख्तियां लेकर के वो सदन के अंदर आए हों। कांग्रेस जिस प्रकार से कथित फर्जी वोटिंग को लेकर हल्ला मचा रही है, इस पार्टी ने अपने पूरे राजनीतिक इतिहास में फर्जीवाड़े, भ्रष्टाचार और लोकतंत्र की हत्या की है। जो लोग आज इस प्रकार के फर्जी मुद्दे कि वोट चोरी हो गया, भाई वोट तो थोड़े समय के अंदर चोरी होता था, किस तरीके से बूथ कैप्चरिंग होता था, पूरे के पूरे बूथ को कैप्चर कर लेते थे, वो वोट चोरी था। अब तो ट्रांसपेरेंसी से वोटिंग हो रहा है। अगर हम देखें 1950 से और 60 के दशक में कांग्रेस ही सबसे मजबूत पार्टी थी, हम सब जानते हैं। और वर्ष 1946 में इनकी पार्टी
आंतरिक चुनाव हुआ, सब जानते हैं। और लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को 14 वोट मिले थे, जो ये वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1 वोट मिला था मात्र। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को 1 वोट मिला था, 14 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले। फिर वो नेहरू जी को विजेता घोषित कर दिया। इनके डीएनए के अंदर है वोट चोरी, दूसरे को ऊपर आरोप लगाते हैं। असली बूथ कैप्चरिंग तो यही थी कि 1 वोट वाले को विजेता घोषित कर दिया, जो 14 वोट जिसको मिले उसको कह दिया भी आप बाहर हो गए, हार गए। ये इनके समय के अंदर था, ये खेल चलता है इनके समय में। दरअसल वो खेल अब बंद हुआ है, और बंद हुआ है कहीं ना कहीं इसकी पीड़ा ये निकाल रहे हैं। वोट चोरी हो गया, रोष मार्च निकाल दिया। मैं एक उदाहरण भी आप लोगों को देना चाहूँगा कि वर्ष 2009 के विधानसभा चुनाव में हमारे हरियाणा के ही, इनको यही नहीं पता, इन्हीं की सरकार का विषय है, जो लोग तख्तियाँ उठा के वोट चोरी की घूम रहे हैं। वोट चोर कहा गद्दी छोड़ बता, ये बातें करते फिर रहे। भाई वोट चोर तो थम ही थे, और तो कोई नहीं है। और ये माननीय कोर्ट ने साबित किया है। इन्हीं के कार्यकाल की मैं बात बताता हूँ। 2009 के विधानसभा चुनाव में सुखबीर कटारिया बोगस वोटिंग मामला खूब चर्चा में रहा है। कौन नहीं जानता उसको, पूरा प्रदेश जानता है। वोट चोर तो ये थे। आजकल उनका बेटा युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना हुआ है, आज भी बना हुआ है। श्री सुखबीर कटारिया पर आरोप मुख्य रूप से फर्जी वोटर आईडी कार्ड और झूठे दस्तावेजों का इस्तेमाल करके मतदाता सूची में हेरफेर करने पर लगे थे। कौन नहीं जानता उसको, सभी जानते हैं। और वर्ष 2009 में मतदाता जागरूक मंच नामक एक एनजीओ ने याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि कटारिया जी और अन्य कई लोग गुरुग्राम चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाने और इस्तेमाल करने में शामिल है। उसके ऊपर आरोप लगा। और इसी मामले में 2013 में एक जिला अदालत के निर्देश पर कटारिया जी के खिलाफ एक नहीं 2 एफआईआर दर्ज हुई। 2 एफआईआर। फिर वोट चोरी कौन कर रहा? वोट चोरी तो कांग्रेस ही कर रही है, और ये अपने आप पाक साफ बन रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की हालत देख करके कि हाथी के दांत हैं, खाने के और दिखाने के और, ये तो वो हालत है कांग्रेस की। दरअसल कांग्रेस को पता नहीं किसने स्क्रिप्ट लिख करके इनके आका को दिया, और ये उसको उठाए घूम रहे। वोट चोरी होगी कहा? वोट चोरी नहीं हुए, इनकी जो करतूत थे उसके कारण वोट चोरी हुए। जिस प्रकार के इनके काम थे, देश की जनता जानती है कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने आपातकाल लगा करके लोगों के संवैधानिक अधिकारों का गला घोट दिया था। ये कौन नहीं जानता? ये वोट चोरी की बात कर रहे हैं। सबसे बड़े वोट चोर अगर कोई है, कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी वोटों की चोरी की है उसने। लोकतंत्र का गला घोटा है। लोकतंत्र का तो गला घोटा। कांग्रेस ने भी प्रेस कहीं छाप ना सके, उसके भी गले को दबाने का काम कांग्रेस ने किया था 1975 में। आपके सामने है। पाबंदी लगा दी थी प्रेस के ऊपर भी, प्रेस का भी गला घोट दिया था। लोकतंत्र का तो घोटा ही था। सबसे बड़े चोर अगर कोई हैं, ये कांग्रेस ही सबसे बड़ी चोर है वोटों की। नरेंद्र मोदी जी आज देश को
गति से आगे बढ़ा रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी तरीके से काम कर रहे हैं। अगर देखें इनके समय में क्या क्या हालात थे, सब जानते हैं। इसी पार्टी ने हर चुनाव में किसी न किसी रूप में कांग्रेस ने धांधली करने का इतिहास रचा है, सब जानते हैं। हरियाणा की जनता जानती है कि कांग्रेस सरकारों के समय में बूथ कैप्चरिंग, लाठी डंडों से दबाव, शराब और पैसे बांट करके वोट खरीदना, ये कांग्रेस की फितरत थी। ये काम तो करते नहीं थे। ये तो सोचते थे कि जब चुनाव आएगा दारू पिला देंगे, पैसा बांट देंगे, वोट खरीद लेंगे, करते थे काम। ये वोट चोरी होता था। ये कांग्रेस के समय में है। कितना ये तो इसी प्रकार से सोचते थे भी हम वोट को चोरी करके जीत लेंगे। आज वो मोदी जी ने उस चोरी को बंद किया है। इनको पीड़ा हो रही है, आज तख्तियां ठा ठा के घूम रहे हैं इधर उधर, अपना कार्यकाल नहीं देख रहे। ये वही कांग्रेस है जो फर्जी वोटिंग के झूठे आरोप लगा रही है। ये कांग्रेस भी आज वो कांग्रेस नहीं रही। ये कांग्रेस भी फर्जी कांग्रेस है आजकल, क्योंकि काम कुम तो ये भ्रष्टाचार और घोटालों के अंदर ज़्यादा विश्वास इनका था। और घोटाले करते थे भी, वोट खरीद लेंगे, वोट चोरी कर लेंगे। ये वही चोरी होती थी वोट इनकी। और मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इनके समय में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के अंदर जो 22 जनवरी 2015 को एक विशेष कार्यक्रम लेकर के हरियाणा की इस ऐतिहासिक पवित्र भूमि पर आए थे। हमें भी चिंता थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के। यही थे कांग्रेस के लोग, इन्हीं की सरकार थी। हरियाणा प्रदेश को मैंने कहा है विधानसभा के अंदर भी, परंतु मुझे दुख है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तख्तियां लेकर के आए। किस मुंह से लेकर के आए? ये हरियाणा प्रदेश का आज लोग इनकी बदरतना कर रहे हैं कि थरे समय के अंदर बेटियों को किस तरीके से कोख में मार दिया जाता था। ये कन्या भ्रूण हत्या के लिए हरियाणा प्रदेश के ऊपर कलंक था और इनकी सरकार थी। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तख्तियां लेकर के खड़े हो गए। इनको देखना चाहिए कुछ ना कुछ भी हम क्या कर रहे हैं। कांग्रेस ने बेटियों के लिए अपने कार्यकाल में क्या किया है ये तो बताने का काम करते भी, हमने ये काम किया है, तख्तियां लेकर के आ गए। कांग्रेस ने जब वे 2014 में सत्ता छोड़कर गए तो प्रदेश में लिंगानुपात 871 था, पूरा प्रदेश जानता है। और मोदी जी आए यहाँ पर, इनको तो अधिकार ही नहीं है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की फटियां उठा करके घूमे। अगर इन्होंने कुछ बेटियों के लिए किया होता तो ये बताएं। अच्छा लगता है ये फटियां उठा करके आए हैं। आदरणीय मोदी जी ने उस बात को समझा, उस पीड़ा को समझा, उस दर्द को समझा और मोदी जी स्वयं बेटियों को बचाने के लिए हरियाणा की भूमि के ऊपर आए और उस कलंक को धोया जो कलंक हरियाणा के ऊपर लगा हुआ था, बेटियों को गर्भ में मारने का। और हमने जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आए तो एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला, राष्ट्रव्यापी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम की शुरुआत हुई। और मुझे बताते हुए कि इसके परिणाम पॉजिटिव आए, ये प्रधानमंत्री जी ने चिंता की, मोदी जी ने चिंता की और उसके परिणाम सार्थक ये निकले कि आज बेटियां जो हमारा लिंगानुपात है उसकी दर में बड़ा सुधार हुआ। आज वो 910 पे पहुंच गया है, 871 से 910 पे पहुंच गया है। आज ये स्थिति है और ये फटियां उठा करके घूम रहे हैं। मित्रों, आज मैंने एक और बड़ी
घोषणा विधानसभा में की है। कलेक्ट्रेट को लेकर के मैंने इनके कार्यकाल का भी बताया। जो कांग्रेस के कार्यकाल में कलेक्ट्रेट बढ़े थे और हमारे विपक्षी लोग उस कलेक्ट्रेट के ऊपर जो हल्ला मचा रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर कि इतना कलेक्ट्रेट बढ़ा दिया, इतना कलेक्ट्रेट बढ़ा दिया, आज मैंने इनके कार्यकाल का भी और अपने कार्यकाल का भी पूरा शीशा इनके सामने रखा है, पूरी बात बताई है। और उसके बाद मैंने एक घोषणा भी की है कि आज मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में 100 गज और शहरी क्षेत्र में 50 गज तक के रिहायशी प्लाट की रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी खत्म करने की घोषणा की है। एक बड़ी ये घोषणा की है कि हमारे जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जो क्षेत्र में 100 गज और 50 गज के प्लॉट हैं उनकी स्टैंप ड्यूटी मैंने खत्म करने की घोषणा भी की है। थैंक यू। ये आपने सिख विरोधी दलों की बात की थी, नौकरी देने की बात की है। पंजाब में उसका काफी रिएक्शन आ रहा है। क्या पंजाब के लोग समझते हैं कि मुद्दा आप पंजाब में जा भी रहे हैं और एक बड़ा मुद्दा हमको लगता है कि हरियाणा ने मुझे छीना है और इसको आप किस तरह से देखते हैं? पंजाब नहीं, क्या रिएक्शन आ रहा है मुझे मालूम नहीं। वो कहते हैं कि राजनीतिक आपका जो मुद्दा है और पंजाब सिख विरोधी दलों को आपके नौकरी देने का जो बात है वो मौजूदा सरकार चुनाव से जोड़ा जा रहा है कि चुनाव नजदीक है पंजाब में, वो विपक्षी दल जोड़ रहे हैं, सरकार जोड़ रही है, सरकार जोड़ रही है। पंजाब की हरियाणा के नहीं, वो मैं समझ गया जी। देखिए, उनका अपना विषय है और मैं आपको एक और बात, आपने विषय छेड़ा है क्योंकि ये बड़ा हार्ट को टच करने वाला विषय है। मैं लगातार बोलता रहा हूँ, मैं ये बोलता रहा हूँ कि हम तो पंजाब के छोटे भाई हैं। हम आज भी अलग नहीं हैं, आज भी एक छत के नीचे रह रहे हैं। आप खड़ा हूं ना, मैं एक ही छत के नीचे पंजाब भी है और हरियाणा भी है। हमारा प्रांगण भी एक ही है, बेड़ा बोलते हैं जिसको, हमारा बेड़ा भी एक है, हमारी छत एक है। अरे भाई हैं, अलग होते हैं परंतु दीवार आज भी एक है, बेड़ा एक है, आज भी अलग नहीं है। हमारे गुरुओं ने जो हमें शिक्षा दी है ये सारा ही पंजाब था। समय समय के ऊपर हमारे गुरु वो अलग अलग क्षेत्र में भ्रमण करते रहे हैं और जहाँ जहाँ पर भी हमारी सभी पातशाहियाँ, हमारे गुरु वो आए हैं, हम सबका ये फर्ज है कि हम गुरुओं के उन दिखाए हुए मार्ग के ऊपर आगे चलें। और मेरे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है कि गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस हमने विधानसभा के अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया और पास करके सारे सदन ने, सारी विधानसभा ने, हमारे सभी हाउस ने एक मुश्त ये कहा कि हम गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। हमारे लिए गर्व की बात है कि हम उन गुरुओं ने जो हमें शिक्षा दी है उन शिक्षाओं को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मुझे, क्योंकि बड़ा अत्याचार सिख समाज के ऊपर हुआ है, मैंने अपने वक्तव्य के अंदर ये भी बात बोली है कि अलग अलग समय के ऊपर सरकारों ने अपनी यथास्थिति के अनुसार उनकी हेल्प की है। गुरु तेग बहादुर जी का 350 साला शहीदी दिवस हम मना रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं। तो मेरे
क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिलते थे और आकर के मुझे अपनी व्यथा बताते थे। तो हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि जो 84 के दंगों में जिन हमारे सिख समाज के ऊपर अत्याचार हुए हैं, जिन हमारे सिख समाज के जिनका कोई कसूर भी नहीं था, उनको एक विशेष टारगेट करके आग के हवाले कर दिया। उनके बिजनेस डिस्टर्ब हो गए। मैंने वो पूरा का पूरा वक्तव्य विधानसभा के अंदर बताया था। कितने गुरुद्वारे, कितने घर, कितनी दुकानें, कितने वाहन जो आग के हवाले करके राख में तब्दील कर दिए, मैंने बताया था पूरा। कितनी सरकारी गाड़ियां, रेल के डिब्बे, बसें, एक विशेष वर्ग को टारगेट करके दुर्भाग्यपूर्ण वो घटनाक्रम था। उनकी पीड़ाएं हैं। तो हमने ये निर्णय लिया कि 350 साला गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस हम मना रहे हैं कि उस अवसर के ऊपर उन जिन्होंने, जिनका कोई विषय नहीं था, जिनका कोई कसूर भी नहीं था, वो तो अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, ऐसे परिवारों के ऊपर एक दुखों का पहाड़ टूट गया, उनके बिजनेस डिस्टर्ब हो गए। तो हमने ये निर्णय किया कि ऐसे परिवारों से, जो भी आज बड़ा परिवार हो गया होगा, वो परिवार अपनी सलाह करके एक व्यक्ति का नाम वो डीसी महोदय को देगा। हम उसको हरियाणा सरकार में यथोचित नौकरी देने का काम करेंगे। ये मैंने घोषणा की। परंतु एक बात मैं कहना चाहता हूँ, 1 मिनट, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग इसको राजनीति से जोड़ रहे हैं, ये विषय उनको ही जाए। हम इसके ऊपर राजनीति नहीं करते। हमारे गुरुओं ने दिखाया हुआ रास्ता है। अगर वो इसको राजनीति से जोड़ रहे हैं तो वो फिर उन्हीं को ही समर्पित है। अगर आप इस प्रकार की भावना रखते हैं कि इसको राजनीति से जोड़ा जा रहा है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। आप काम करिए ना। आप हर चीज में राजनीति क्यों देख रहे हैं? मेरे तो यहाँ इलेक्शन नहीं है। आज मेरे तो इलेक्शन नहीं है यहाँ पर। अगर इलेक्शन होते तो कोई विषय था। बिल्कुल गुमराह कर रहा है। एक तो मेरा आग्रह ये है कि सदन में से ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने, आपने सुना होगा, क्या सुना है बताओ मेरे को, क्या कहा उसने? नहीं, कलेक्टरेट को लेकर हैं, चाहे आप अच्छा भी फैसला कर रहे हैं, हमारा विरोध। फिर ये बात कही है, हाँ कहा चाहे आप अच्छा भी कर रहे हैं। ये मोदी जी कौन सा बुरा थोड़ी कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। लोकसभा नहीं चलने देते। अरे सारे फैसले मोदी जी अच्छे कर रहे हैं। देश को किस गति से आगे बढ़ा रहे हैं। अरे आज तक आजादी के बाद इतनी गति से देश नहीं बढ़ा। अरे उसका पास विजन है, उसके पास नीति है। आज पूरी दुनिया भारत की जय जयकार कर रही है। इन्होंने ये भी एक शब्द कहा था बीच में कि हम यही तो बात कह रहे हैं कि अधिकारी हैं जो वो गुमराह करते हैं। मैं कहा आपको करते होंगे वो गुमराह, मैंने कहा, जवाब दिया। परंतु आज शासन भी वही है, प्रशासन भी वही है। एक चेहरा बदला है, मोदी आया, पूरा देश बदल दिया। अधिकारीगण हमारे सारे लोग तो वही है, परंतु नीति है, विजन है, योजना है, और उस नीति और योजना के अनुसार इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। इनके पास तो न नीति थी, न नियत थी, न नेतृत्व है, कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री जी जिस तरह से विपक्ष ने किसानों को प्रस्ताव लाया और आज के डिस्कशन के समय वो उठ के चले गए और आज फिर उन्होंने कोशिश की इस चीज को उठाने की, क्या कहेंगे इस पे? देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि यही तो मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र का गला घोटने का काम कांग्रेस करती है। कांग्रेस अपने आप स्थगन प्रस्ताव लेकर के आई। जो व्यक्ति किसी मुद्दे को ऊपर उनको लग रहा है कि यहां पर दिक्कत है और वो स्थगन प्रस्ताव लेकर के आए,
स्थगन प्रस्ताव लेकर के आए तो उसका जब अपने आप उन्होंने बात बोल दी, हमारी तरफ से एक भी व्यक्ति नहीं बोला, उनकी बात को, हर बात को सुना, सुन करके जब सरकार जवाब दे रही थी तो उसका विरोध करना शुरू कर दिया। किस तरीके से उठ उठ करके बोलते थे और फिर वॉकआउट करके चले गए। भाई जब आप स्थगन प्रस्ताव लेकर के आए, आपने अपनी बात रखी, जब सरकार उसका जवाब दे रही है तो सुनना तो आपका फर्ज है। आप क्यों नहीं सुनेंगे? आप सुने उस बात को, परंतु वॉकआउट करके चले गए। पूरा प्रदेश देख रहा है, ऐसा नहीं है, पूरा प्रदेश देख रहा है कि इनकी कथनी और करनी ठीक नहीं है। कांग्रेस दरअसल कहीं रही नहीं है, कांग्रेस हाशिए पे चली गई है और कांग्रेस अब तो मुद्दे भी नहीं रहे। ऐसे ऐसे मुद्दे हम का वोट चोरी कर ली। भाई वोट अगर इसके ऊपर डिबेट हो जाए, वोट चोरी किसने करी, और इस पूरे देश को पता लग जाएगा। वोट तो सबसे बड़े चोर तो नहीं है वोट के, इन्होंने चोरी किया। बूथ को कैप्चर कर लेते थे, गांव को बाहर खड़ा कर देते थे, कोई वोट डालने नहीं जाता था। ये इनके कार्यकाल में हुआ है, बहुत सारे केस हैं ऐसे। अब विपक्ष के पास मुद्दा नहीं था, कोई झूठ का पलिंदा था, वो गढ़ के राहुल गांधी ने दे दिया और उसने परोस रहे ने बस बचे रहे। इनमें भी क्या करें, इनके पास कुछ है तो निकलने में परोस रहे बस उसने। हाँ जी, कोई बात नहीं, आ जाएगा जी, कोई जल्दी तो नहीं है, आ जाएगा। सरकार ने हमारे आंकड़े गिनवाना शुरू कर दिए, तुलना शुरू कर दी, कांग्रेस एमएलए और क्या अपराध हो गए, इस बात की उनका आपत्ति है। रोड मैप नहीं बताया कि क्या करना क्या है। मैंने बताया ना लास्ट में, पहले तो उनका जवाब देना था। मैंने कहा भी आप बैठिए, हर चीज का जवाब है। आज भी जब मैं कलेक्ट्रेट के ऊपर कह रहा था कि एक एक चीज का जवाब है, फिर लास्ट में क्या कहा, सुन करके कि हाँ ठीक है, ये बात उन्होंने कही। और फिर ये कहा हमारा तो विषय ये है कि आपके अच्छे फैसले का भी हम विरोध करेंगे। हाँ यही बात कही। फिर कम से कम पूरी बात तो सुने ना। हमारे पास विजन भी है, हमारे पास नीति भी है, हमारी नीयत भी है, कोई मतलब नहीं है। हमारी सरकार की जिम्मेवारी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, हम रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की किसी को। हरियाणा विधानसभा ने नई कवायद शुरू की थी, तमाम विधायक जो है उनको आमंत्रित किया था कि वो दौड़ेंगे, साइकिल बंद करेंगे, लेकिन विपक्ष ने इसको ड्रामा करार दिया। ये कहा कि चंडीगढ़ में दौड़ लगाने से हरियाणा में नशा बंद नहीं। देखिए, माननीय विधानसभा स्पीकर महोदय ने ये इंसेंटिव लिया था, और जब माननीय विधानसभा अध्यक्ष कोई बात बोलते हैं तो 90 के 90 विधायकों के लिए बोलते हैं और बिना भेदभाव के बोलते हैं। मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो पक्ष के विधायकों को तो कम समय देते हैं, विपक्ष वालों को ज़्यादा देते हैं। हमारे विधायक या हमने कभी ये बात नहीं की, वो भेदभाव नहीं करते हैं। हमारे विधानसभा अध्यक्ष वो कभी भेदभाव नहीं करते। अगर उन्होंने कोई काम कहा है तो इनको तो ये प्रोपगंडा ही लगेगा। एक ऐसे विषय को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष की हमने जागरूकता फैलानी है। एक तो पोल्यूशन को लेकर के पोल्यूशन मुक्त करना है, दूसरा नशा मुक्त करना है। नशे को लेकर के हम साइक्लोथॉन यात्रा, मैसेज होता है, ये मैसेज पूरे प्रदेश को, युवाओं को, प्रदेश के लोगों को देना होता है। और ये इंसेंटिव माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने लिया और उसको वो क्या क्या शब्द बोल रहे हैं। भाई हमने नहीं आना, चुप हो जो, नहीं आँख खुल रही थी क्योंकि रात में देर हो जाए नो, नशे के अंदर के खिलाफ ये मुहिम चल रही है, रात में लेट तक बैठे रहते हैं। एक और बड़ी घटना इस सत्र के दौरान हुई है, आपके द्वारा जब जवाब दिया गया तो स्पीकर साहब ने जब उस पर बहस हुई थी, उस पर गलत कह दिया। क्या जवाब दिया, ये बड़ी बात हुई है कि सदन के नेता के भी शब्दों को स्पीकर ने नहीं। अच्छा, एक नहीं, मैं एक बात बताता हूँ। शैतान शब्द अनपार्लियामेंट्री शब्द नहीं है। मैं विधानसभा में भी खड़े होकर के बोल रहा था, अब भी बोल रहा हूँ। हुड्डा साहब हमारे आदरणीय हैं, मैंने विधानसभा में भी कहा, अब भी कह रहा हूँ। देखिए, हमारी विधानसभा के बहुत वरिष्ठ नेता हैं
लंबे समय तक उस सदन के माननीय सदस्य रहे हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। नीतियां गलत हों उसकी, वो निर्णय ना ले पाया हो, गलत निर्णय ले लिए हों, परंतु ये शब्द अनपार्लियामेंट्री शब्द नहीं है। शैतान, मैंने उदाहरण भी दिया, मेजर शैतान सिंह जो रेजांगला जो यूनिट थी वो उसके हेड थे, और उसने डट करके एलओसी के ऊपर चाइना के जो सैनिक थे मौत के घाट उतारा उसने, डरते थे उसके नाम से। और शैतान तो हम अपने बच्चे को भी बोल देते हैं कई बार, अरे वो शैतान नहीं कर रहा है तू साइड में कहते हैं ना, अनपार्लियामेंट्री शब्द नहीं है। शैतान का नटखट होता है, इसका मतलब नटखट, ये भगवान श्री कृष्ण जो बोलते हैं ना नटखट, ये पता नहीं इन्होंने, मुद्दा नहीं है ना जी, दरअसल मुद्दा हो तब तो बात करें, कहीं ना कहीं तो कुछ तो काटना